हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैंने कल की क्लास में आप सभी को बताया था कि 4 नवंबर और 5 नवंबर इन दोनों दिनों के करंट अफेयर क्वेश्चन को एक दिन पढ़ाने वाला हूं, यानी एक साथ पढ़ाऊंगा। तो इसमें आज आप सभी को 20 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ने होंगे, जिसमें आप सभी को हमारे साथ 30 मिनट तक बने रहना है, जिसमें हम 20 नए करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ साथ में लगभग 20 से 30 जो है ललन टॉप प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो लगभग इसमें 40 से 50 जो है करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी हमारे साथ 30 मिनट तक बने रहेंगे। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 4 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसका पहला नंबर है, हाल ही में भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया है? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 इस बार ये 9वें क्रम का है। किसके बीच हुआ है? तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में यह होने वाला अभ्यास है। पूछे, गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन अब की बार कहाँ किया गया है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता द्वीप पर स्थित है, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। इंडोनेशिया की राजधानी का क्या नाम है? तो इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता। और इसी जकार्ता में अगर पूछे किसका मुख्यालय है, तो आसियान का मुख्यालय है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि 2050 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि समुद्र तल जो है ये काफ़ी ऊंचाई तक बढ़ जाएगा, जिससे जो जकार्ता है ये पानी में डूब जाएगा। तो इंडोनेशिया ने अपनी भविष्य की राजधानी किसे बना दिया है? नूसंतारा को बनाया है। सर्वाधिक आबादी वाला देश पूछे कौन सा है? तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश हो जाएगा इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछे कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। लगभग यहाँ पे 13,000 प्लस द्वीप हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और वरुण अभ्यास, ये तीनों अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में होते हैं? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो स्पेन ने करी है। इसकी व्याख्या देखें तो भारत और स्पेन ने 2026 के वर्ष को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया है। किसने? तो संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष घोषित किया गया है भारत और स्पेन के द्वारा 2026 के वर्ष को। स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो पेड्रो सांचेस यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। स्पेन और भारत के द्वारा जो है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण अगर पूछे कहाँ किया गया है? वडोदरा में किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो विमान निर्माण के लिए किया गया है, जिसके तहत स्पेन और इंडिया C295 विमान का निर्माण करने वाले हैं। कहाँ? वडोदरा, गुजरात में इसका निर्माण करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत के 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इनका कार्यकाल जो है नवंबर लास्ट तक इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे देश के बन जाएंगे संजीव खन्ना जी, 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अभी जो है पूछे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ साहब। कौन है? तो DY चंद्रचूड़ साहब हैं 50वें नंबर के। हाल ही में प्रबोवो सुबियांटोनो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो प्रबोवो सुबियांटोनो ये राष्ट्रपति बने हैं इंडोनेशिया के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने समझौता किया है। और यह पूछे कि वैश्विक परमाणु संयंत्र परियोजना किसने शुरू करी है? तो यह शुरू किया गया है फ्रांस के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वैश्विक है, वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना पूछे किसने शुरू किया है? तो फ्रांस ने शुरू किया है और भारत भी इसका सदस्य बन गया है। फ्रांस के द्वारा एक मशीन का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है टोकामेक मशीन, और इस मशीन में सूर्य के तापमान को सहन करने की क्षमता होगी। ठीक है, तो सूर्य के तापमान को सहन करने की क्षमता का मशीन का नाम बनाया गया है, मशीन बनाया जाएगा जिसका नाम है टोकामेक मशीन। और यह कौन बनाएगा? फ्रांस कंपनी बनाने वाला है। ठीक है, लेकिन इस मशीन में जो वेल्डिंग का कार्य होगा अगर पूछे कौन सी कंपनी करने वाली है, तो भारत की लार्सन एंड टूब्रो कंपनी इसमें जो है वेल्डिंग का कार्य करने वाली है। ठीक है, तो वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस शुरू करेगा, जिसमें टोकामेक मशीन का निर्माण किया जाएगा जो सूर्य के तापमान को सहन करने में सक्षम रहेगा। और इस मशीन में वेल्डिंग का कार्य करेगी L&T कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से क्रम का आयोजन किया गया था? ओलंपिक तो 33वें क्रम का आयोजन किया गया था पेरिस में। ठीक है, और इसमें पूछे भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 71वीं।
नेक्स्ट अगर बात करें तो नसीम अल बहर अभ्यास अगर पूछे किसके साथ हुआ था, नसीम अल बहर अभ्यास अगर पूछे किसके बीच हुआ है तो इंडिया और ओमान के बीच में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, विजया राहटकर जी को नियुक्त किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 अगर पूछे कहाँ हुआ तो पेरिस में हुआ है, 33वें क्रम का हुआ है। अगर वहीं पूछे कि 34वें क्रम का पेरिस ओलंपिक कहाँ पे होगा तो 2028 में होगा, कहाँ पर, लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। कहाँ पर, लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। 2024 में भारत की रैंक कितनी थी, 71वीं थी, जिसमें भारत ने 5 ब्रोंज मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता था। जो ये सिल्वर मेडल जीता गया था किसके द्वारा जीता गया था तो नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था। तो नीरज चोपड़ा का अगर खेल पूछे कौन सा है तो भाला फेंक इनका खेल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है तो यह शुरू किया गया है लद्दाख में। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन अगर पूछे किसने शुरू किया है, इसरो ने शुरू किया है, जो कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है। और कहाँ पे प्रारंभ किया है तो लेह लद्दाख में इसरो ने शुरू किया है। इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है तो इस मिशन का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष के जैसे माहौल स्थापित करना लेह लद्दाख में। यह शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो जो है भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कहाँ पे भेजने की प्लानिंग चल रही है तो उनको अंतरिक्ष में भेजने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए जो है सबसे पहले ट्रेनिंग करी जा रही है कहाँ पर तो अंतरिक्ष के जैसे माहौल कहाँ पे बनाया जा रहा है, लेह में बनाया जा रहा है। और यहाँ पे लेह में एक हैव-1 आवास स्थापित किया जाएगा, ठीक है। हैव-1 आवास स्थापित किया जाएगा। इस आवास में जो है ठंडी और शुष्क जलवायु जैसे इसमें माहौल स्थापित किया जाएगा, जिससे जब व्यक्ति अंतरिक्ष में जाएगा तो उसको पहले से ही इस मौसम का अनुभव हो सके, ठीक है। तो इसके लिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू करके अंतरिक्ष के जैसे माहौल कहाँ पे बनाया जा रहा है, लेह में बनाया गया है। इसके तहत हैव-1 आवास को भी स्थापित किया गया है, ठीक है, जिससे अंतरिक्ष में जब यात्री जाएंगे, भारत के यात्री जाएंगे तो उनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब की गई थी तो 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तो एस सोमनाथ जी हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है, छत्तीसगढ़ में। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है तो छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है तो स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है तो केरल हाई कोर्ट ने किया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। एक औरत होती है और उसका पति होता है, ठीक है। औरत और पति होते हैं और जो ये औरत है इसका अफेयर जो है किससे चलने लगता है तो इसके ससुर से इसका अफेयर चलने लगता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है और इस औरत के पास एक बेबी भी होता है। तो ये व्यक्ति जो है मतलब ये हस्बैंड जो है कहाँ चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है। कहाँ पर, कोर्ट में चला जाता है और ये बोलता है कि जो ये बच्चा है ये बच्चा मुझे दे दीजिए। और औरत जो है इसका अफेयर किसके साथ है, मेरे पिता के साथ है। तो कोर्ट ये क्या बोलता है तो कोर्ट ये बोल देता है कि जो बच्चा है ये किसके पास रहेगा, पति के पास रहेगा, ठीक है। पी फॉर पति के पास रहेगा। और ये भी आरोप लगाया है कि जो ये औरत है यानी कि महिला है, यम फॉर मतलब माँ से महिला हो जाएगा। जो ये महिला है इसका कैरेक्टर जो है क्या है, लेस है। तो बच्चा इसके साथ रहेगा तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, इसका व्यवहार और इसमें जो है क्या हो जाएगी, इसके साथ भी गड़बड़ी हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे को जो है किसके पास रहना चाहिए, पति के पास रहना चाहिए। फिर ये महिला क्या करती है तो ये हाई कोर्ट चली जाती है। कहाँ पर, हाई कोर्ट चली जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चली जाती है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने ये कहा कि महिला के पास बच्चा अभी तक रहेगा तब तक जब तक कि बच्चा जो है दूध पीता रहेगा, क्योंकि बच्चे के पोषण और स्वास्थ्य के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा जो है माँ की दूध पीता रहे, ठीक है। तो इसका आरोप लगा के जो है बच्चे को जो है किसके पास अभी रखा जाएगा तो माँ के पास रखा जाएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित कर दिया है तो केरल हाई कोर्ट ने कर दिया है, ठीक है। तो केरल हाई कोर्ट ने स्तनपान को जो है क्या बता दिया, जीवन का मौलिक अधिकार बताया और इसके तहत अनुच्छेद 21 का उल्लेख करते हुए यह अधिकार बताया, ठीक है। और अनुच्छेद 21 में पूछे किसका वर्णन किया गया है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अगर पूछे किस में किया गया है तो अनुच्छेद 21 में किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 नंबर कहा जाता है, कहाँ हुआ है तो यह कोलंबिया में हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि COP16 का संबंध किससे है तो जैव विविधता से संबंधित है।
18वें क्रम की प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित होगा? तो यह 2025 में आयोजित होगा। 8-9 जनवरी को उड़ीसा में होगा। हाल ही में सैनिक खुफिया शहीदों को समर्पित देश का पहला सतर्क पार्क कहाँ उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 से 6 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन अगर पूछे किसने किया है तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और इस सम्मेलन का विषय अगर पूछे क्या रखा गया है, थीम क्या रखा गया है, तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की नीति इसकी जो है विषय वस्तु बनाई गई है। बौद्ध धर्म से अगर संबंधित पूछे कुल कितनी संगति हुई थी, तो कुल 4 संगतियाँ हुई थी। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, अगर पूछे पहला वाला किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा पूछे तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा पूछे किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासन काल में हुआ था। और चौथा पूछे किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पहला अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। एशिया की ज्योतिपुंज अगर पूछे किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। हाल ही में चौथे परमाणु पनडुब्बी अरिदमन S4 कहाँ लॉन्च हुआ है, तो यह विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, तो कर्नाटक बना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 7वां, हाल ही में बाली पद्यमी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बाली पद्यमी उत्सव का आयोजन किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बाली पद्यमी उत्सव का आयोजन कर्नाटक में किया गया है। दिवाली के चौथे दिन यहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो दिवाली के चौथे दिन अगर पूछे बाली उद्यमी उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह कर्नाटक में किया जाता है। और यह त्यौहार अगर पूछे राजा बलि को समर्पित है। ठीक है, तो राजा बलि को समर्पित यह उत्सव है जिसमें समृद्धि और कल्याण की अर्चना पूजा अर्चना करी जाती है। ठीक है, और इसी त्यौहार को अगर पूछे महाराष्ट्र में क्या नाम दिया जाता है, तो दिवाली पड़वा जो है नाम दिया जाता है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसने किया था, तो कतर ने किया था। हाल ही में चर्चा में रहे कजान घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ब्रिक्स 2024 से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो ब्रिक्स से संबंधित है। और ब्रिक्स 2024 अगर पूछे कहाँ आयोजित किया गया था, तो कजान में आयोजित किया गया था। कजान अगर पूछे किस देश का प्रांत है, तो यह रसिया का प्रांत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देशों की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुभा तोले। अगर इसकी व्याख्या देखें तो IBRO यानी इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। और पहली बार IBRO की विकासशील देश की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो शुभा तोले बनाई गई हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे कि झारखंड में चुनाव होने हैं और झारखंड के चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर अगर पूछे किसे बनाया गया है, तो MS धोनी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सुविधा 2.0 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 79वां स्थान मिला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 3 नवंबर को। कब, तो 3 नवंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस यह 3 नवंबर को मनाया गया है। इसकी शुरुआत होती है 2021 में, पहली बार मनाया गया था 2022 में और इस बार जो है इसका तीसरा क्रम है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब पूछे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कितने राज्यों में है, तो 3 राज्यों में इसका विस्तार है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को अगर पूछे कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो यह शामिल किया गया था 1986 में। ठीक है, तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यूनेस्को में 18 में से कितने बायोस्फीयर यूनेस्को में शामिल हैं,
तो 12 शामिल है। ठीक है, पहला कौन सा शामिल है, तो नीलगिरी 1986 में शामिल हुआ था। और भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 यूनेस्को में शामिल है। हाल ही में भारत में अगर पूछे कि कुल रामसर साइट कितने हैं, तो कुल 85 रामसर साइट्स हैं, जिसमें 15 अगर पूछे कि अमूर्त धरोहर कितने हैं जो यूनेस्को में शामिल है, तो 15 यूनेस्को में शामिल है। और 15वां पूछे कौन सा है, तो गरबा नृत्य है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची अगर पूछे भारत में कुल कितनी है, तो 43 तो टोटल हैं। ठीक है, 43वां अगर पूछे कौन सा घोषित किया गया था, तो मोइदम घोषित किया गया था। मोइदम स्थान जो है कहाँ पे है, तो यह असम में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध किससे है। तो पूर्व न्यायाधीश थे, इनका नाम है के.एस. पुट्टास्वामी, इनका भी हाल में निधन हो गया है। इनका संबंध अगर पूछे किससे है, तो निजता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखें तो राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है। यह बात कब कहा गया था, तो 2017 में कहा गया था, जब आधार कार्ड को लेके काफ़ी बवाल हुआ था। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। यह बात किस केस में कहा गया था, तो पुट्टास्वामी केस में कहा गया था। ठीक है, तो 2017 में यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जो भी निजता का अधिकार है, कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो किसके प्रयास से घोषित किया गया था, तो पुट्टास्वामी जी के प्रयास से यह घोषित किया गया था। और हाल ही में के.एस. पुट्टास्वामी जी का निधन हो गया। ठीक है, वहीं जो है निजता का अधिकार जो है, इसको मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए 9 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय लिया था। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रख दिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि हाल ही में रानी रामपाल जी ने संन्यास ले लिया है, इनका संबंध अगर पूछे किस खेल से है, तो हॉकी से है। हाल ही में वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 176वां स्थान मिला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन, यानी 5 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ है, तो भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कहते हैं, इसको कब लॉन्च किया गया था, यानी इसकी स्थापना का जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो COP21 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। और COP21 कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। और इसी टाइम जो है ISA का लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ISA को कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था और COP21 में किया गया था। COP21 का अगर पूछे आयोजन कहाँ किया गया था, तो पेरिस में आयोजन किया गया था। ठीक है, यहीं पर जो है मोदी जी और जो इमैनुअल मैक्रोन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उन दोनों ने मिलकर जो है ISA का उद्घाटन किया था। ठीक है, अभी जो है 101वां देश ISA में कौन शामिल हुआ है, नेपाल शामिल हुआ है। और इस संगठन का अगर पूछे संस्थापक कौन है, तो इंडिया और फ्रांस है। इसका मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अभी जो है इसका 7वां क्रम का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली में हो रहा है, तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा, भारत करेगा। और इसकी उप अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो फ्रांस कर रहा है। ठीक है, वहीं पूछे कि 2025 में ISA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया जाएगा, तो 2025 में नियुक्त किया जाएगा आशीष खन्ना जी को, जो कि इसी 7वें सत्र में इसकी बात कही गई है। लेकिन पूछो वर्तमान में ISA के अध्यक्ष कौन है, महानिदेशक कौन है, तो अजय माथुर जी हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं SCO 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, अस्ताना में, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। आसियान 2024 का आयोजन लाओस के राजधानी वियंतिने में किया गया है। G7 का आयोजन पूछे कहाँ किया गया है, तो इटली पुगालिया में किया गया है। और G20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह ब्राज़ील में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में किस देश के माउंट लोबो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट टोबो लाकी लाकी ये ज्वालामुखी अगर पूछे कहाँ है, तो इंडोनेशिया में हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो माउंट लोबो टोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी क्या है, तो यह एक ज्वालामुखी है। अभी हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है और यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया से संबंधित है। इंडोनेशिया में बहुत सारे ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 2-3 नाम आपको याद रखना है, माउंट मेरापी, माउंट सिनाबुंग, माउंट क्राकातोआ। इंडोनेशिया में इस तरह के मतलब ज्वालामुखी विस्फोट अधिकतर क्यों होते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत स्थित है, तो इस कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भूकंप क्रियाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि विश्व बृहद ज्वालामुखी किस देश में है, तो इटली में है। ठीक है, कहाँ पर, इटली में है। स्ट्राम्बोली और एटना ये तीनों अगर पूछे कहाँ पे है, तो इटली में है। ठीक है, वहीं स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं।
नेक्स्ट है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में, मोनोलोआ ज्वालामुखी कहाँ, हवाई द्वीप पर, और हवाई द्वीप पर अगर पूछे किसका अधिकार है तो यूएसए का अधिकार है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी अगर पूछे कहाँ है तो भारत में है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछे कौन सा है तो बैरन द्वीप है, और निष्क्रिय अगर पूछे कौन सा है तो नारकोंडम है। ठीक है, तो दोनों जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, अनीश सरकार बन गए हैं, और इनका संबंध कहाँ से है तो ये पश्चिम बंगाल के हैं। अनीश कुमार ये कोलकाता पश्चिम बंगाल के हैं, और इनकी उम्र जो है मात्र 3 साल 8 महीने की है, और ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और शतरंज खिलाड़ी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो फीडे रेटिंग में इनकी रैंक क्या है तो 1555 है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो अनीश सरकार बन गए हैं, कोलकाता पश्चिम बंगाल के हैं। इनकी उम्र 3 साल 18 महीने है। जिस उम्र में हम लोग कंचे खेलते थे इस उम्र में ये बालक जो है ये शतरंज का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है, और विश्व में सबसे कम उम्र का पहला शतरंज खिलाड़ी बन गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत का सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है तो श्याम निखिल जी हैं, और ये किस क्रम के हैं तो 85 नंबर के हैं, और ये कहाँ के हैं तो ये तमिलनाडु के हैं। शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन अगर पूछे कहाँ हुआ है तो बुडापेस्ट हंगरी में आयोजन किया गया है, जिसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग इन दोनों को अगर पूछे विजेता कौन बना है तो भारत बन गया है। और शतरंज ओलंपियाड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था तो चेन्नई में किया गया था, और 24 वाला कहाँ किया गया बुडापेस्ट हंगरी में, जिसमें महिला और पुरुष विजेता कौन बन गया है अपना भारत बन गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है तो 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे घोषित किया है तो ब्राड को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कॉलिंस डिक्शनरी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में इसका मुख्यालय है। अभी जो है कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया है तो ब्राड को घोषित किया है। ठीक है, तो ब्राड शब्द को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। ब्राड जो है क्या है तो यह एक प्रकार का एल्बम था, किसका था तो चार्ली एक्सियस का यह एल्बम था, और क्या नाम था इसका, ब्राड नाम था। और इसी एल्बम में जो है आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया था, इसीलिए जो है इस बार जो है वर्ड ऑफ द ईयर ब्राड को घोषित किया गया। ठीक है, अगर आप सभी को नहीं याद हो तो बारात याद रख लेंगे, हम इस तो सिर्फ टिक लगाना है, सही हो जाए हमारा आंसर कैसे भी। ठीक है, तो बारात याद कर लेंगे। कॉल किया गया था आने के लिए कहाँ पर, बारात में, तो ऐसे याद करेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 कहाँ आयोजित होगा तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होगा। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। 4 साल के अंतराल पर यह खेल होता है, तो 22 में कहाँ हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, जिसमें भारत की अगर पूछे कि भारत ने कुल कितना पदक जीता था तो 61 पदक जीता था। 2026 में ग्लासगो में होगा। और वहीं पूछे पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था तो हैमिल्टन में किया गया था, कनाडा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है तो यह मनाया गया है 5 नवंबर को। कब तो 5 नवंबर को मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है 5 नवंबर को मनाया गया है। पहली बार इसकी शुरुआत करी जाती है मनाने की 2015 में। सुनामी हिंदी में, अंग्रेजी में इसमें टी साइलेंट होता है, और सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है, जिसका क्या अर्थ होता है तो तट की ओर उठने वाली लहर, यानी मान लीजिए ये हमारा दक्षिणी भारत है और यहाँ पे जो भी लहरें आएंगी तो ये तट की तरफ आएंगे, तो इसी को जो है सुनामी कहा जाता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा धीरे आकर यही तट के किनारे रह जाए, इसे सुनामी नहीं, जब ये काफ़ी अंदर तक प्रवेश कर जाए तो इसे सुनामी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है तट की ओर उठने वाली ऊँची लहर। छठा प्रश्न है, हाल ही में निंगोल चंगोबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है तो यह मणिपुर में मनाया गया है। इसकी व्याख्या देखिए तो निंगोल चंगोबा त्यौहार यह कहाँ मनाया गया है तो मणिपुर में मनाया गया है। किस समुदाय के द्वारा तो मैती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे भाई दूज मनाया जाता है, वैसे मणिपुर में निंगोबा चंगोबा त्यौहार मनाया जाता है, और इसी को जो है भाई दूज त्यौहार भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं कि मणिपुर में 3 और फेस्टिवल याद रखना है, मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल, संघाई फेस्टिवल और लाई हरोबा फेस्टिवल, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं तो मणिपुर में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो होजागिरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है त्रिपुरा में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन है तो झाबेरी बहन है। संकीर्तन नृत्य कहाँ मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है
मणिपुर में, और अभी हाल ही में इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया। ठीक है, तो संकीर्तन नृत्य मणिपुर में मनाया जाता है और इसे यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च करा है? तो एलिवेट और कान योजना अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो यह शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एलिवेट और कान ये दोनों योजना अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो कर्नाटक ने शुरू किया है। ठीक है, अगर पूछे इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य क्या है, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें एलिवेट जो योजना है इसके तहत 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, और जो कान योजना है इससे जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा, यानी कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे इकोसिस्टम विकसित करना, यानी माहौल को अच्छी तरह से विकसित करना, इसके लिए कान योजना, और 50 लाख रुपए का लोन देने के लिए एलिवेट योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू करा है। कर्नाटक का अगर पूछे लोक नृत्य कौन सा है, तो यक्षगान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं 8वां, हाल ही में बरदा अभ्यारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो बरदा अभ्यारण्य अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। इसकी व्याख्या देखें तो बरदा अभ्यारण्य गुजरात के पोरबंदर जिला में स्थापित किया गया है। इसमें जो है अभी हाल ही में शेर सफारी का शुभारंभ किया गया है। और अगर पूछे कि बरदा अभ्यारण्य के पास से कौन सी नदी गुजरती है, तो किलगंगा नदी के पास बरदा अभ्यारण्य स्थित है, जिसमें शेर सफारी का शुभारंभ किया गया है, जो कि पोरबंदर गुजरात में स्थित है। ये तीनों अभ्यारण्य अगर पूछे कहाँ पे हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये तीनों गुजरात में है। नेक्स्ट है पाक्के टाइगर रिजर्व, इसमें जो है तितली पार्क का शुभारंभ किया गया है। और पाक्के टाइगर रिजर्व अगर पूछे किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और यहीं पर तितली पार्क का शुभारंभ किया गया है पाक्के टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह रखा गया है राजस्थान में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार, अगर इसकी बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी मजदूर किसान संगठन शक्ति संगठन के द्वारा। मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो 1986 के आंदोलन में शुरू किया गया था, और इस आंदोलन का नेतृत्व अगर पूछे कौन कर रही थी, तो अरुणा राय जी कर रही थी। ठीक है, और यह आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ब्यावर अजमेर में इसका यह आंदोलन किया गया था, और इसी में जो है RTI संग्रहालय की स्थापना भी की जाएगी। ठीक है, तो इस मजदूर किसान शक्ति संगठन का जो आंदोलन किया गया था 1996 में, यहीं पर जो है सूचना के अधिकार की बात करी गई थी, और इसका नेतृत्व अरुणा राय जी ने किया था, और यह आंदोलन ब्यावर अजमेर राजस्थान में किया गया था। ठीक है, और यहीं पर RTI संग्रहालय की स्थापना की बात कही गई है, और यहाँ पे जो है RTI संग्रहालय जो ब्यावर अजमेर में इसकी स्थापना की जाएगी, तो यहीं पर जो है जो प्रस्तावना है इसको हिंदी व अंग्रेजी में भी लिखा जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं कि हमारे भारत में RTI एक्ट कब आया था, तो RTI एक्ट आया था 2005 में, लेकिन पूरे भारत में लागू कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है, तो रेचल गुप्ता हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब अगर पूछें किसने जीता है, तो एशिया में तीसरी बन गई हैं, और भारत में पहली बन गई हैं रेचल गुप्ता। ठीक है, और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था, और यह जो है इस बार 12वें क्रम का था। एक प्रश्न आप सभी के लिए रहेगा, आप सभी इसको कमेंट में जरूर हमको बताएंगे। बमन ईरानी को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ये प्रश्न आप सभी के लिए, फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? सर के घर पे कोई फंक्शन था, जिसकी वजह से जो 5 नवंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन थे इसमें ललन टॉप प्रश्न नहीं था, तो मेरे भी प्रश्न में ललन टॉप प्रश्न नहीं था, जिसकी वजह से आप सभी को वीडियो काफ़ी छोटी लग रही होगी आज के करंट अफेयर की। लेकिन क्या करते सकते हैं, जो सर ने पढ़ाया था वो हमने आप सभी को पूरी तरह से पढ़ा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी के लिए जो ये प्रश्न है इसका जवाब हमें जरूर देंगे, फेमिना मिस इंडिया 2024 कौन थी? गूगल करेंगे या कहीं से करेंगे, आपको जवाब देना है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।